भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। देखो देखो अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे देखो तो सही कैसे लग रहे हैं सबके सब। भीम के रहते जो न देखना पड़े वो कम है। सबने झाड़ू ले लिए ना हाथ में? हाँ। सेवाराम बाबा ने सिखाया है, जब तेवर योद्धा के होते हैं तब कोई भी चीज हथियार बन जाती है। चलो इस हथियार से चाहे कुछ हो ना हो, मुफ्त में बम्बई साफ जरूर होगी। अब जो साफ होगा वो होगा। चलो भीम। रुकिए काकी, दीपक को आने दीजिए, फिर चलते हैं। दीपक, दीपक। मैं यहाँ हूँ भीम भैया। दीपक, तुम कहाँ गए थे? सफाई की शुरुआत यहीं से करने। आ जाइए कप्तान साहब। कप्तान साहब, कल रात को मेरे बाबा मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मेरी आई को मार देंगे। तो मैं इन पर केस करता हूँ। ले जाइए आप इन्हें। दीपक, तुमने अपने बाप पर केस कर दी? हाँ बाबा, आपके दिमाग की गंदगी साफ होना जरूरी है, और तभी तो झाड़ू को शस्त्र बनाने का सही अर्थ होगा। ले चलो इसे। चलो चलो सीधा। छोड़ो छोड़ो। शोभा, अरे रोको पुलिस को, रोको। हितेश भाऊ, अभी मैं भीम के बाजू में खड़ी हूँ, जो हमेशा न्याय की बात करता है, और पुलिस अपना न्याय करेगी। भीम भैया चलते हैं। चलिए सब लोग। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भीमराव को नौकरी दे दो, नहीं तो झाड़ू क्रांति से आप सबकी सारी गंदगी बुहार दी जाएगी। बाबा, समझाया था ना तुम्हें कल प्यार से कि फालतू के पचड़ों में मत पड़ो। अरे शांति से भिक्षा मांगो और अपनी जिंदगी बिताओ।
लेकिन जिद्दी हो, मानोगे नहीं। इनकी हालत देख के वही कहावत याद आती है, खोखला चना बाजे घना। बड़े बड़े सूरमा आए और चले गए। चलो देखते हैं क्या करते हो। जिनका समर्थन कर रहे हो ना तुम, वो भीमराव, बहुत कोशिश की उसने नौकरी पाने की, पर कुछ हो नहीं पाया। चलो तुम भी कोशिश करके देख लो, देखते हैं क्या कर पाते हो। और रही बात ये झाड़ू से गंदगी बुहारने की, तो गंदगी नहीं, ताज हैं हम। अरे ऊंची जात के लोग हैं, इस समाज की शान, मुकुट हैं। और बाबा, गंदगी मुकुट से नहीं, पैरों से बुहारी जाती है। मेरी एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, जब भी इस समाज से गंदगी बुहारने का समय आएगा, सबसे पहले वो जिनका समर्थन कर रहे हो ना तुम, वो और तुम बुहारे जाओगे। देखते जाइए और महसूस करते जाइए क्या क्या साफ होता है और क्या क्या बुहारा जाता है, किसका मुकुट बचता है और कौन अपने पैरों से इतिहास लिखता है। और अगर कुछ सुन पा रहे हैं तो सुनिए। कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ सुना क्या तुमने? हा? क्या बोल रहे बाबा? हा? क्या सुनाई पड़ रहा है? कुछ नहीं। वो देखिए, चलो अच्छा है, अच्छा काम दिया। इन सब की औकात के हिसाब से काम दिया है तुमने इन्हें। इसी बहाने थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाएगी यहाँ की। मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब करने से क्या होगा? इससे उस भीमराव को कैसे नौकरी मिलेगी? देखते जाओ कैसे मिलेगी। फिलहाल इतना समझ लो कि अभी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हर बार वो मेरे सामने जीत जाता है और मैं पराजित होकर हर बार उसके सामने खड़ी रह जाती हूँ।
जीजाबाई, चीड़ का गुस्सा बहुत बुरा होता है। नहीं यार दीदी, आज भाषण नहीं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कितनी बुरी बनेगी? तू है ही बुरी, सबसे बुरी, और सबके लिए बुरी है। सबके लिए बुरी नहीं हूं, मैं बुरी हूं बस उस भीम के लिए। ऐसा तुझे लगता है? तुझे लगता है कि तू सिर्फ भीम के प्रति बुरी है, बाकी सब के प्रति अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बुरे हैं वो सबके लिए बुरे ही है। इंसान चुन के किसी के लिए बुरा और चुन के किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। और तुझे क्या लगता है जीजाबाई कि तू पत्नी अच्छी है? तो सच तो ये है कि तू पत्नी भी बहुत ही बुरी है। फोकट में जुबान मिली है ना, बोल दीजिए कुछ भी। तेरी तरह बकवास करने की आदत नहीं है मेरी। जो भी कहती हूँ प्रमाण के साथ कहती हूँ। वहां सारे घर वाले सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं और तू यहाँ उसी झाड़ू को फेंक रही है। तेरा पति भी उन सबके साथ है ना, तो तुझे तेरे पति का साथ देना चाहिए। लेकिन साथ देना तो बहुत दूर की बात है तेरे लिए। अब तू ही सोच कि तू कैसी पत्नी है। दीदी, वो मौत से भी लड़ने जाते ना तो भी मैं उनके साथ जाती, लेकिन वो भीम का साथ देने गए हैं, और भीम का साथ देने में मैं उनका साथ कैसे दे दूं? रमा से सीख कि पति का साथ साया बनकर किस तरह देना चाहिए। दीदी, आप भी ना बड़ा मजाक करती है। वैसे आप अपने पति के साथ कितने दिन रही थी, जो आप मुझे सिखा रही है? इसलिए अच्छा यही होगा अपना ज्ञान और ये झाड़ू दोनों अपने पास ही रखिए। मैं चलती हूँ। जीजाबाई, जीजाबाई, अगर मेरा ससुराल तेरे ससुराल जैसा होता तो मैं कभी वापस नहीं आती। तू मुझे जानती कितना है, कितना जानती है तू मुझे। लो, इसे ही बुहार दो। ये क्या बदतमीजी है? अरे साथ नहीं दे सकते तो कम से कम तकलीफ तो मत दीजिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। शर्म क्यों करे? जो काम कर रहे हो वही तो करने को दिया है। अभी बताता हूँ तुम। भैया भैया शांत हो जाइए। देखिए, हम शांतिपूर्ण ढंग से ये काम कर रहे हैं, वैसे ही करते रहते हैं। अगर हम कुछ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये आंदोलन उपद्रवी काम बनकर रह जाएगा और ये कानूनन अपराध होगा। और हम ये सब अपने हक की मांग करने के लिए कर रहे हैं, अपराधी बनने के लिए नहीं। इसलिए शांत हो जाइए, जो कर रहे हैं वैसे करते रहते हैं। बाला, शांत हो जाओ। रुको, एक भ्रम है जो दूर कर देता हूं। सफाई वाले कितनी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उससे दुनिया साफ नहीं होगी। ये दुनिया तब साफ होगी जब कचरा फेंकने वाला समझदार होगा। चलिए। प्रणाम साहब।
साहब, ये पुरुषोत्तम के लिए खाना लाए हैं, तो आप अगर कहें तो खिला दूं? खिला दो। वैसे भी पुरुषोत्तम का अपराध इतना भी बड़ा नहीं है कि उसे फांसी पर लटका दो। ये दो। लो लो पुरुषोत्तम, खाना खा लो लो। साहब, आप लोगों ने मिलकर अगर भीमराव को नहीं रोका तो आपका ही काम मुश्किल होगा। देखिए ना, एक दीपक को भीमराव समझाया, कितना बवाल हो गया। सोचिए साहब, ऐसे ही अगर कुछ और दीपक तैयार हो जाएंगे तो कितना बवाल होगा। फिर आप कैसे पूरे समाज को संभालेंगे? अरे कैसी बात कर रहे हैं हितेश बाबू, अभी कौन सा ये संभाल पा रहे हैं? पूरे शहर में झाड़ू लेकर घूम रहा है, कुछ हो पा रहा है इन सब से? दरअसल जो सबसे ज्यादा क्रांति की बात करता है वो सबसे पहले खतरा अपने घर वालों का ही है। देखो कैसी हालत हो गई है पुरुषोत्तम की। बाप होकर भी बेटे से हारकर जेल में पहुंच गया, और शर्म आ रही होगी वो अलग। वही तो साहब, बेटा तो बेटा, उसकी बीवी भी कम है क्या? अरे वो भी तो भीम भीम वाली ही है ना। देखिए, हम सब तो कम से कम पुरुषोत्तम के लिए खाना लेकर के भी आए, लेकिन इसकी बीवी को क्या फर्क पड़ता है? उसका पति खाना खाया कि नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ? अरे क्या हुआ आई? खाओ ना। बेटा तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। बाबा को लेकर चिंतित हो? अरे वो ऐसे ही है, तो गए थाने। वो बुरे आदमी है, वो आपको परेशान कर रहे थे और मुझे भी परेशान कर रहे थे। आई अरे आई, आप रो क्यों रही हो? उस आदमी के लिए, उस गिरे हुए मतलबी आदमी के लिए। दीपक, ऐसे नहीं बोलते। रमाताई, समझाइए आई को, उस आदमी के लिए रो रही है। पति है वो इनके, और एक औरत का मन व्यक्ति की अच्छाई बुराई को अलग रखता है। उनसे जो रिश्ता है उसे अलग रखता है। और पति चाहे जैसा हो, मगर है तो पति ही ना। मतलब बाबा को थाने पहुंचाकर मैं आई का गुनहगार बन गया हूँ? मैंने ऐसा कब कहा बेटा? आपके आंखों से बहते हुए आंसू तो यही कह रहे हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? भीम भैया से जाके पूछूंगा। काकी, काकी, आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए और ये खाना खा लीजिए और चिंता मत कीजिए। जोकू काका, जनार्दन काका, हितेश काका, वो सब उनके लिए खाना लेकर गए होंगे। रमा, मैं जानती हूँ वो लोग गए ही होंगे उन्हें और बुरा बनाने, लेकिन मुझे बुरा ये लग रहा है, ये मर्द समझते क्यों नहीं है कि हम औरतें उनसे कितना प्यार करती है। हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया हमारे पति ही तो होते हैं, और ये पति हमें अपनी दुनिया में ऐसे ही किसी कोने में पड़े रहने देना चाहते हैं बस।
ऐसा क्यों होता है रमा? शांत हो जाइए, ये लड़ाई लंबी है काकी। जात की लड़ाई के बाद औरत को औरत जात के हक की लड़ाई लड़नी होगी। और इसके लिए ताकत तो चाहिए ना। कबीरा सोई